गुजरात चुनाव को बिल्कुल अलग तरह से देखने और समझने की हमारी कोशिश है मोदी स्टोरी। चुनाव में मोदी बड़ा फैक्टर है, बीजेपी के लिए ताकत और विरोधियों की सबसे बड़ी कमजोरी। इलेक्शन का फैसला तो वोटर करेंगे, लेकिन मोदी फैक्टर को हम समझने में आपकी मदद कर रहे हैं। मोदी के जीवन से जुड़े बेहद खास और करीबी लोग मोदी के बारे में जानकारी देते हैं। ये लोग और ये बातें किसी दूसरे टीवी चैनल में आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं मोदी स्टोरी। इस वक्त हम अहमदाबाद के एसटी बस स्टेशन पर हैं। 1960 के दशक में इसकी सूरत ऐसी नहीं हुआ करती थी। अब यहां नवनिर्माण चल रहा है। जैसे कि बस स्टेशन पर खाने पीने और चाय की दुकानें होती हैं, उस जमाने में यहीं कुछ ऐसी ही खाने पीने और चाय की दुकानें थी, लेकिन उनमें एक दुकान बेहद खास थी। उस दुकान पर नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक शख्स से हुई। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर उस शख्स ने नरेंद्र मोदी को उस इंसान से मिलवाया जो भविष्य में आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्माण में आज हम उनके राजनीतिक निर्माण को समझते हैं। नरेंद्र भाई जब बड़नगर से अहमदाबाद आए, वो तब अपनी खुद की खोज कर रहे थे, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना। तो उनके भाई भी यहाँ थे और स्टेट ट्रांसपोर्ट की यहाँ जो स्टेशन है वहाँ एक चाय की दुकान थी, कभी कभार वहाँ बैठते थे। वहीं से एक संघ का कार्यकर्ता, उनसे उनकी मुलाकात हो गई और फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचित हुए। उन दिनों में यहाँ प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार जी थे, उनको वकील साहब कहा कहते थे सब। बड़े आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, चिंतक भी थे और उनके पास एक बार कोई जाता तो उनके वश में आ जाता, संघ का स्वयंसेवक बन जाता। इतने मृदुभाषी लेकिन कठोर कर्मशील। नरेंद्र भाई पर भी सबसे बड़ा प्रभाव वकील साहब का रहा है। केवल राजनीतिक नेता नहीं समझता हूं, तब भी हमें इतना ज़्यादा आशा अपेक्षा आकांक्षा थी नहीं कि ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतना सादा सीधा सरल आदमी, छोटी सी हमारी मंसूरी बिल्डिंग में एक अहमदाबाद में हमारा कार्यालय था। कार्यालय तो क्या कहें, एक अंधेरा कमरा, और उसमें सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते कब सीढ़ी टूट जाएगी वो भी पता नहीं। उसका संपादक था मैं, तो करीब करीब रोज़ वो आते थे शाम को, वो और प्रचारक भी अपने स्कूटर पर आते। मज़े की बात ये, मैं एक किस्सा मुझे याद है कि उनके नीचे रोड पर एक हेवमोर आइसक्रीम की दुकान थी और उन दिनों में एक बहुत प्रख्यात आइसक्रीम बनता था, इसका नाम था पाइनएप्पल पंच। अब तो नहीं रहा, वो तो मिलता ही नहीं, लेकिन 5 रुपये की कीमत थी। तो हम 2-3 लोग, नरेंद्र भाई, प्रचारक महोदय और हम प्रांत प्रचारक जी, सब वहाँ होटल में नीचे जाके आइसक्रीम के पार्लर पर आइसक्रीम खाते खाते चर्चा करते थे, क्या करना है, कैसे होता है। फिर तो बाद में तो बहुत इसकी समस्याग्रस्त गुजरात हो गया। वे संघ में थे, प्रचारक थे। फिर उन दिनों में भारतीय जनसंघ था, छोटे से कमरों का कार्यालय था खाड़िया में, वहाँ बैठते थे।
तो जनसंघ में भी गए, फिर कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पुनः जुड़ गए प्रचारक के रूप में। बाद में 1974 से 74 से उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक यात्रा शुरू हो गई। दिसंबर 1973 अहमदाबाद के इसी एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में मेस की फीस को 20% बढ़ा दिया जाता है, जिसके विरोध में छात्र हड़ताल पर चले गए। उस वक्त नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में थे। यह अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी है। 3 जनवरी 1974 तक यहां भी हड़ताल शुरू हो चुकी थी और 7 जनवरी आते आते ये हड़ताल विभिन्न शिक्षण संस्थानों में फैल गई और पूरे गुजरात में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। महंगाई और करप्शन एक बड़ा मुद्दा बन चुका था और इस पूरे आंदोलन को नाम मिला गुजरात नवनिर्माण आंदोलन। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने हालात को समझा और गुजरात के मुख्यमंत्री चिम्मन भाई पटेल से इस्तीफा दिलवा दिया। उन पर करप्शन के आरोप भी थे, लेकिन मोरारजी देसाई छात्रों के साथ आ गए। विधानसभा भंग हुई, नए चुनाव हुए और इस तरह से गुजरात में कांग्रेस मुक्त शासन की शुरुआत हुई और गैर कांग्रेसी जनता मोर्चा की सरकार बनी। में छात्र आंदोलन चला गुजरात में, और छात्र आंदोलन ये सबसे बड़ा मौका था नरेंद्र भाई को राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को समझना। तब ये उन्होंने नवनिर्माण छात्र आंदोलन कैसा था, क्यों किस प्रकार आगे बढ़ा, कैसे मुद्दे थे उसमें और फिर क्यों विफल हुआ, ये चारों बातें उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने ठीक ढंग से एक कोई संशोधक अध्ययन करता है, इसी प्रकार जाते वहाँ जुलूस देखते, भाषण सुनते, लोगों से मिलते, उनके लोगों से, ऐसा था। तो उन दिनों में जो छात्र आंदोलन पहले तो इतना स्पिरिट वाला था, गुजरात में सबसे पहली बार ये हुआ। खाड़िया नाम का एक यहाँ विस्तार है, वहाँ खुले रोड पर जवान लड़के अपने शर्ट के बटन खोलकर पुलिस को आह्वान देते थे कि चलाओ गोली, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की का जो विचार बीज है वो उनके लिए 1974 है। 2-3 बातें मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ से प्राप्त की। एक तो आंदोलन के मुद्दे कैसे होने चाहिए, प्रजा के बीच जो भी आग सुलगती है ऐसे मुद्दे होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आंदोलन के बाद आंदोलन खत्म हो जाता है, लोग बिखर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपना दल जनसंघ तब तो आंदोलन के बाद भी एक सुसंगठित रूप में आगे बढ़े, तो संगठन का शास्त्र उन्होंने वहाँ सीखा। और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, वो भी सीख लिया। ये दोनों के बाद तुरंत 75 के मार्च में चुनाव हुए। यहाँ जनता मोर्चा एक तरफ था, पहली बार कांग्रेस विरोधी दल सब, मोरारजी भाई देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी सब आते थे, सब पूरे गुजरात में घूमे। बाबू भाई जसभाई पटेल जो बाद में मुख्यमंत्री बने, तो बड़ा माहौल था। ये माहौल नरेंद्र भाई ने ठीक ढंग से चुनाव का जो एक तंत्र होता है ये देखा उन्होंने कि कैसे किया जाए, लोगों तक संपर्क कैसे हो, उनके अलग अलग तरीके कैसे हो। तो ये 75 के मार्च में जनता मोर्चा सरकार जीत गई। जनता मोर्चा दल जीत गया और सरकार बनी। पहली बार इनका जो पूर्वाभ्यास यानी उनका बीज तो 68 का था। 68 में कच्छ में एक बड़ा सत्याग्रह हुआ था सरहदों पर,
अपने छाड़ बेट पाकिस्तान को दे दिया गया उनके खिलाफ, तभी विरोधी दल सब इकट्ठा हुए थे और 1 महीने तक सत्याग्रह चला था। नरेंद्र भाई के दिमाग में उस इतिहास का भी एक अध्ययन था। बाद में जनता मोर्चा सरकार बनी। मोर्चा सरकार बनी तो मोर्चे में तो अलग अलग लोग थे, किस तरह आगे बढ़ाना, इसको सरकार कैसे बनानी, कैसे चलानी, ये सब का भी उन्होंने अध्ययन किया और सक्रिय रूप से हुए। बाद में वो तब जनसंघ में आ गए थे, जनसंघ के मंत्री के रूप में भी थे और उन्होंने काफ़ी काम किया। ये अहमदाबाद के खाड़िया में वसंत स्मृति जनसंघ का ऑफिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक पाठशाला है। पहले गुजरात विधानसभा में 165 विधायक होते थे। 1973 में कांग्रेस के पास इन 165 में से 140 सीटें थी, लेकिन मोरारजी देसाई और जनता के विरोध ने वो सरकार गिरा दी। नए सिरे से चुनाव हुए और गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन यहां नई सरकार बनी, ठीक उसी दिन 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लोगों को एकदम नया लग सकता है, लेकिन गुजरात में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। नरेंद्र मोदी उसी कांग्रेस विरोध राजनीति के छात्र रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस गुजरातियों के मन में आने वाली पहली सोच है। अभी तक का जो गुजरात है उसका तो ये स्वभाव रहा है कि वो एक आइडियल नेता के पीछे हमेशा लामबंद रहता है। गुजरात और गुजराती लोग, तो महात्मा गांधी के पीछे भी गुजरात लामबंद रहा था। सरदार पटेल के पीछे पूरा गुजरात आफ्टर महात्मा गांधी लामबंद रहा था। सरदार ने कह दिया, सरदार पटेल ने सोमनाथ के लिए फंड इकट्ठा करना है, हो गया इकट्ठा। सरदार जो कहते थे गुजरात बिल्कुल फॉलो करता था, तो वो भी एक आइडियल लीडर थे। ये दोनों खादी पहनने वाले लीडर थे। 80s में गुजरात ने पाया एक नया आइडियल, वो था नरेंद्र मोदी। खादी पहनते हैं, दारू नहीं पीते हैं, माताजी का उपवास भी रखते हैं, वेजिटेरियन है और उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है। उनकी बाहर की और अंदर की जीवनी अलग नहीं है और आदमी घर छोड़ के निकला है। नरेंद्र भाई को भाजपा का काम सौंपा और 85 से 90 में जब नरेंद्र भाई का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ संगठन मंत्री भाजपा गुजरात, उसके बाद गुजरात में भाजपा एक भी चुनाव नहीं हारा है। जिन चुनाव में नरेंद्र भाई ने अगुवाई की है, गुजरात एक आइडियल लीडर को देखती है और उसके पीछे लामबंद रहती है, दशकों तक लामबंद रहती है और वो लीडर भी वो भरोसा टिकाए रखता है। सरदार पटेल ने कभी गुजरात का भरोसा कभी तोड़ा नहीं, बल्कि जितना भरोसा किया था उससे ज्यादा देश के लिए करके दिया। महात्मा गांधी ने भी, ऐसे ही नरेंद्र भाई मोदी, तो गुजरात को कभी उन्होंने लेट डाउन नहीं होने दिया। इस वक्त हम रिलीफ रोड पर मंसूरी बिल्डिंग में हैं। यहीं पहली मंजिल पर आरएसएस की पत्रिका साधना का ऑफिस हुआ करता था। पद्मश्री विष्णु पांड्या उसके संपादक हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी 1975 में लगातार यहां आया करते थे। नरेंद्र मोदी के गुरु वकील साहब इस पत्रिका के संरक्षक थे। साधना के दफ्तर में खूब चर्चा होती और चर्चा के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ नीचे उतरते तो यहां नीचे उतरकर हैवमोर की एक आइसक्रीम आती थी, पाइनएप्पल पंच, 5 रुपए की, वो खाते थे। उस वक्त गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार थी और इमरजेंसी का दौर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरदार छवि वाली तस्वीर और उनकी अंडरग्राउंड एक्टिविटी के बारे में जो भी आप सुनते आए हैं, उसके केंद्र बिंदु में साधना का यही ऑफिस था, जहां से पता चलता है कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने किस तरीके से अंडरग्राउंड रहकर काम किया। इमरजेंसी आ गई, आपातकाल और सेंसरशिप दोनों 25 जून की रात को, 26 को सुबह को पता चला सबको।
सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, यहाँ अहमदाबाद में हुई। HM पटेल और बाकी सब वरिष्ठ केंद्रीय नेता भी आए। सबने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब बड़ी मुश्किल थी, कभी भी इमरजेंसी देखी ही नहीं थी, ऐसी इमरजेंसी। छोटी सी पत्रिका थी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1200 कॉपी हमारी जाती थी। लेकिन उनके मुख्य ट्रस्टी थे वकील साहब जो लक्ष्मण राव इनामदार, जो प्रांत प्रचारक थे। नरेंद्र भाई भी आए थे उसमें, और भी ट्रस्टी थे, हम भी बैठे थे। सोचने लगे क्या करना चाहिए। तो करीब करीब सभी का मंतव्य ऐसा था कि इन दिनों में हम चला नहीं पाएंगे। करीब करीब ऐसा सभी का अभिप्राय हुआ। नरेंद्र भाई को पूछा गया। नरेंद्र भाई ने कहा कि मेरी सोच में तो ये है कि हम इसको एक युद्ध का माध्यम बना सकते हैं, संघर्ष का माध्यम बना सकते हैं, हमें चलाना चाहिए। लक्ष्मण राव जी के लेकिन चलाएगा कौन? मेरी बारी आई तो मैंने भी यही कहा कि भाई यदि हमें वैचारिक संघर्ष करना है इमरजेंसी और व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए, विचार स्वातंत्र्य के, तो हमें लड़ना चाहिए। आप तैयार हो? तो हाँ, मैं तैयार हूं। तो तय हुआ कि हमें साधना को संघर्ष में ले जाना। नरेंद्र भाई का इसका प्रमुख हाथ था। फिर मैं और नरेंद्र भाई दोनों गए, एक दारा शास्त्री थे तब, CT दरू नाम के स्वातंत्र्यवादी, तारकुंडे के अनुयायी और इंडिपेंडेंट टोटली। वो उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ लड़ेंगे हम। स्वातंत्र्यवादी थे और उन्होंने कहा कि भाई आप एक बड़ा आर्टिकल तैयार करिए इमरजेंसी के खिलाफ। वैसे तो छाप नहीं पाएंगे, लेकिन सेंसर के पास जाएंगे। सेंसर ना कहेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में से हम जीतेंगे। कितना भरोसा था उनको। नरेंद्र भाई की ये होना चाहिए। फिर ये हमने एक आर्टिकल भी लिखा साधना का, बड़ा करीब 40 पेजेस का था। मैं और उनके दिनों के में जो अध्यापक, चिंतक और जनसंघ के संगठन मंत्री थे वसंतराव गजेंद्र गढ़कर, दोनों के नाम से हुआ। सेंसर में गए, सेंसर ने रद्द कर दिया। मैंने उनमें मजाक में कहा, मैंने कहा इसमें गांधी जी का नाम है। गांधी ने कहा था कि निडर बनो, इस पर भी आपने क्रॉस कर दिया। मजाक में उन्होंने किया कि हम तो एक ही गांधी को जानते हैं उन दिनों की श्रीमती गांधी थी उसके। तो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे दिनों में हमने करीब करीब साधना चलाया और इनमें नरेंद्र भाई का बहुत बड़ा हाथ था। कोर्ट में केस में हम जीत गए। जीतने के बावजूद तुरंत उन्होंने बड़ी शरारत की थी सेंसर अधिकारी ने दिल्ली से। उन्होंने पहले दिन 14 अगस्त को हमें 13 अगस्त को हमको पत्र लिखा कि भाई आप लेख छाप सकते हैं, हम विथड्रॉ कर लेते, आप सेंसर ये इस पर सेंसर नहीं होगा। दरू साहब ने कहा देखा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन हमें तो वापस तो लेना पड़े हाई कोर्ट से। तो 15 अगस्त में हमने वापस लिया और 3 घंटे के बाद दूसरा ऑर्डर आया, सेंसरशिप ऑर्डर वहाँ ऐड कर दिया उन्होंने कि भाई ये नहीं छाप सकते। लेकिन हमने तो कहा कि हमने तो छाप दिया है और सब जगह भेज दिया है। हमने स्ट्रेटेजी ऐसी ही रखी, 13 अगस्त को हमने छाप दिया था, सभी जगह भेज दिया था अंक। तो पहली बार गुजरात में अखबारों में एक ही अखबार था कि पूरे लोगों को पता चला कि ये लोग यहाँ जेल में है, ये वहाँ है, ये यहाँ है। तो एक ऐतिहासिक घटना बन गई। नरेंद्र भाई का इसमें बहुत योगदान रहा। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे ही दिनों में कुछ और भी कुछ मशवरा करना था। तो नरेंद्र भाई ने सोचा, किसी से मैसेज भी आ गया 2 दिन पहले कि भाई मैं आ रहा हूँ। हम बड़ी चिंता में थे, ये इसके पीछे वारंट है, कैसे आएगा और क्यों है, इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन आ गए। दोपहर के करीब 3-4 बजे निवेश बदला हुआ था। कुछ एक पगड़ी थी, लॉन्ग कोट था और धोती थी, मूछ भी थी शायद, मुझे याद है वहाँ तक। और ऐसे ही आए थे। ये उनका साहस, अब हम दुस्साहस कह सकते हैं। मैं इस वक्त अहमदाबाद के मणिनगर इलाके की जय अंबिका सोसाइटी में मौजूद हूं। यह सोसाइटी खास इसलिए है क्योंकि 1980 के दशक में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस सोसाइटी में आया करते थे। इस सोसाइटी में उनके बहुत सारे जानने वाले थे, तो यहां अक्सर उनका प्रवास होता था। इस सोसाइटी के ठीक सामने एक जूते चप्पल रिपेयर करने की दुकान है। यह दुकान खास इसलिए है क्योंकि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर शांतिलाल जी के पास आते थे। आजकल ये दुकान उनके बेटे चलाते हैं और यहां देश के मौजूदा हालात और सामाजिक स्थितियों पर चर्चा किया करते थे। सोसाइटी के बाहर रंजीत जी की चाय की दुकान है। उस वक्त भी ये दुकान हुआ करती थी और नरेंद्र मोदी अक्सर यहां आया करते थे। आपको आज भी यहां ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 80 के दशक में इमरजेंसी के बाद के हालात और नरेंद्र मोदी के संघर्ष और बीजेपी की उदय की कहानियां बताते हैं। 84-85 की बात है। उन्होंने कहा कि गुजरात में सबसे पहली बार संघ का सम्मेलन हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि संघगान मुझे लिख दो। संघगान जो एक साथ 5000 लोग गाएंगे, ऐसा संघगान। मैंने कहा नरेंद्र भाई, मैं संघ के बारे में तो कुछ जानता नहीं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं आपको सब समझाऊंगा संघ क्या है। तो उस दिन के बाद 15 बार कॉलेज में आए, 3 बार घर पर भी आए थे मेरे। मैंने कहा अब चलेगा, मैं लिख दूंगा। फिर मैंने लिखा, पहली पंक्ति ये है, आज यौवन यज्ञ में आहुति आपो। युवाओं को संबोधित करके लिखा। उनको बहुत पसंद आया। यहाँ के जो गायक दंपति थे हर्षदा रावल और जनार्दन रावल, उन लोगों से गौराया, कंपोज हुआ। 500 कैसेट तैयार की और सबको पहले से भेज दिया कि ये तैयार करके आओ। संघ से जनसंघ और जनसंघ से बीजेपी, आज की यात्रा में हमने नरेंद्र मोदी के कई निशान खोजे। जिस तरीके से उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति को सीखा और कैसे उनकी राजनीति में करप्शन और कांग्रेस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस आई, कैसे गुजरात के आंदोलन से नरेंद्र मोदी ने राजनीति की सीख ली। हमारी नरेंद्र मोदी को समझने के लिए गुजरात की यात्रा जारी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।